ही दो या तीन वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, अगर हम उन तीनों को चेंज करें तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, डेविएशन के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में चेंज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और थोड़े आगे बढ़ते हैं इनकम एक्सपेंडिचर पर किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं वो लेते हैं। ठीक है भाई मेरे विशाल, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे भाई। द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी 43,000। ए और बी की सैलरी का सम 43,000। ए स्पेंड 95% ऑफ सैलरी, बी स्पेंड 80% ऑफ इट्स सैलरी। इफ देयर सेविंग्स आर द सेम, व्हाट इज एज सैलरी। सवाल में बोला है कि दोनों की सेविंग सेम है। सेविंग कैसे निकल के आती है भाई, इनकम में से खर्चा निकाल लो, सेविंग है। हम ये कहते हैं कि ए की इनकम ए है, बी की इनकम बी है। भैया ए की इनकम ए है, बी की इनकम बी है। सवाल में ये बोला है कि ए 95% खर्च कर रहा है। अगर ए 95% खर्च कर रहा है तो ए अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव कर रहा है, ए अपनी इनकम का 5% सेव कर रहा है। अगर बी 80% सैलरी खर्च कर रहा है तो बी बचत कितनी कर रहा है, बी अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है। और ए और बी की बचत समान है तो रेशियो बराबर होगा। तो क्या आप यहां से ए और बी की इनकम का रेशियो नहीं निकाल सकते भाई, ए बटा बी कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 20/5 यानी कि 4:1। तो यानी कि ए और बी की इनकम का रेशियो 4:1 आ गया। सवाल में पूछा है कि ए की इनकम बताइए, ए की इनकम, मतलब ए की इनकम अगर 4 है तो बी की इनकम 1 है। दोनों की इनकम है दोस्तों, दोनों की टोटल इनकम 43,000 रुपए है। तो आप ये बात समझिए, अगर ए की इनकम निकालने तो बच्चा जानता है कि टोटल हो रहा है 4/5, 5 में से ए की इनकम कितनी है 4 पार्ट, तो 43,000 का 4/5। क्लियर है। जब आप करेंगे तो 10,000 या 8,000 से तो बड़ा उत्तर आएगा, 35,000 का भी आ नहीं सकता, 7 का मल्टीपल है, तो एक ही उत्तर आ जाएगा यहाँ पे डी, एक ही आंसर होगा। देखिए 4/5 कितना होता है भाई लोगों, 4/5 होता है 0.8। 4/5 कितना होता है 0.8, 0.8 करेंगे ना 34,400 रुपए, ठीक है ना। नहीं पवन इनकम का, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, बताइए बहुत बढ़िया सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं। कौन करेगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से सोच समझ के करिए सवाल को। आशुतोष करिए जल्दी सवाल। देखिए ए की इनकम बी की इनकम का 60% है, ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है, ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 75% है। तो आप बताइए ए की सेविंग्स और बी की सेविंग्स का रेशियो क्या है, आपसे पूछा है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहुत बढ़िया सवाल है। दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं दोस्तों ए और बी, ढंग से समझिएगा। मैं आपसे पूछा है सेविंग्स का रेशियो। सेविंग कैसे आता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो सेविंग आता है। भैया ये इनकम है, सवाल में बोला है कि ए की जो इनकम है वो बी के इनकम का 60% है। 60% कितना होता है 3/5 होता है, 3/5 मतलब बी की इनकम अगर 5 रुपए, अगर बी की इनकम अगर 5 है तो ए की इनकम 3 है, ये बोला गया है। सवाल में बोला गया कि ए की जो इनकम है, अब देखिए खर्चा ये एक्सपेंडिचर है, ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 75% है। ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 75% है, मतलब बी का खर्चा कितना आ जाएगा 4। बी का खर्चा कितना आ जाएगा दोस्त 4 आ जाएगा। नहीं समझे, समझ नहीं पाएंगे। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, ए की जो इनकम है बी के एक्सपेंडिचर का 75% है। तो यार एक बात समझो, बी के एक्सपेंडिचर का 75%, बी के एक्सपेंडिचर का 75% ए की इनकम के बराबर। ए की इनकम है 3 रुपए, 75% का मतलब होता है 3/4, 75% का मतलब होता है 3/4, 3 से 3 कट जाएगा तो बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, बी का एक्सपेंडिचर 4 रुपए आ जाएगा ना। बी का खर्चा 4 है, 4 का 75% निकालोगे तो 3 होगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में ये दे रखा है, आपको रिलेट करना है, आपने इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेट कर दिया। आप ध्यान से सुनिए, सवाल में बोला कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 70% है, ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है। बी का खर्चा भैया 4 का 70% कितना होता है, 4 का 70% होता है 2.8, यानी कि ए का जो खर्चा है वो 2.8 रुपए। तो आपसे पूछा सेविंग्स का रेशियो कितना देगा, जरा निकालिए सेविंग्स का रेशियो। बोलिए ए एक ऐसा बंदा है जो 3 रुपए कमाता है, 2.8 खर्चा करता है, तो बचत कितनी कर रहा है 0.2 रुपए की। बी एक ऐसा बंदा है जो 5 रुपए कमाता है, 4 खर्च कर रहा है, तो बचत कर रहा है 5 - 4 1। रेशियो कितना जाएगा 1:5, ये आंसर है। इसे 2:5 कर लीजिएगा, ये ऑप्शन। 0.2 से 1 क्या है 1:5, 0.2 से 1 कितनी बार जाता है 1:5। बहुत ही सुंदर एक साधारण सा सवाल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताइएगा सवाल नंबर 15, ये एक एसबीआई के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल नंबर 15, आप देखिए कि सवाल एसएससी में और बैंकिंग में कैलकुलेशन में कितना फर्क हो जाता है। सवाल वही है लेकिन कैलकुलेशन में बढ़ा देता है चीजों को, लैंग्वेज को भी बड़ी कर देता है। बनाइए इनकम एक्सपेंडिचर रिलेट कैसे होगा यूजर। ए की एज इनकम इज 57:1/7% ऑफ बी इनकम। ध्यान सुनिएगा, ये है ए, ये है बी। सवाल में ये बोला है कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम का 57:1/7% है। 57:1/7% कितना होता है भैया 14:2/7% का 4 गुना 4/7। 57:1/7% कितना होता है 4/7। ए की इनकम बी की इनकम का 4/7 है, मतलब बी की इनकम अगर 7 है, तो ए की इनकम 4 है। सवाल में बोला गया एज इनकम इज 525% मोर देन बीज सेविंग एंड एज सेविंग इज 16.66% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ द डिफरेंस बिटवीन एज सेविंग एंड बीज सेविंग इज 315 रुपए, देन फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल। सेविंग्स के बारे में चर्चा करने, सेविंग्स के बारे में सवाल में बोला गया है कि ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। भैया बी आप सेविंग से 525% ज्यादा करोगे, किसी संख्या को 525% ज्यादा करोगे तो वो कितना हो जाएगी 625% हो जाएगी। अगर मैं किसी संख्या को 20% ज्यादा करूंगा तो 120% हो जाएगी। 525% ज्यादा करोगे तो 625% हो जाएगी। देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने यहां पे 2 जीरो बढ़ा देता हूं, 2 जीरो। सवाल में बोला है कि ए की जो इनकम है जो 400 है, ये बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। मतलब बी की जो भी सेविंग है, बी की सेविंग से 525% ज्यादा होने का मतलब 525 में 100 जोड़ोगे तो 625% है भाई। बी की सेविंग का 625% 400 के बराबर है। बी की सेविंग का 625% 400 के बराबर है। कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ पाए हैं, कितने बच्चे। अबे गधो 525% से 525% ज्यादा करने का मतलब 625% हो जाएगा ना। अरे तुम्हें भूत बना दूंगा, कहां से आ गई हो यार तुम।
बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। अब किसी संख्या को 30% ज्यादा करोगे तो 130 हो जाएगा, 70% ज्यादा करोगे 170% हो जाएगा, 90% ज्यादा करोगे 190% हो जाएगा, 525% ज्यादा करोगे तो 100 जोड़ोगे तो 600। बी की सेविंग का 625% 400 है। बी की सेविंग का 1% कितना होगा? बी की सेविंग का 1% कितना? देखिए देखो भैया, बी की सेविंग का 625% 400 है। 625% का मतलब कितना होता है? देखिए 25% होता है 1/4, 625% होगा 25/4, 625% की फ्रैक्शन वैल्यू 25/4, तो कितना चला जाएगा? 25 से 400 16 बार जाएगा, तो यानी कि 16 चौका 64, तो बी की सेविंग आ जाएगी 64 रुपए। बी की सेविंग कितनी आ जाएगी? 64, तो बी की सेविंग 64 यूनिट आ गई। बी की सेविंग 64 यूनिट। देखिए कितना भी समझा लो, तुम्हारी बुद्धि में जाना नहीं है कुछ। सवाल में दे रखा है, एक सवाल पे आधा घंटा वेस्ट नहीं कर सकता मैं। सवाल में ये बोला है कि ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। बी की सेविंग से 525% ज्यादा होने का मतलब ये बी की सेविंग के 625% की वैल्यू है। ये बी की सेविंग के 625% की वैल्यू है। अगर ये बी की सेविंग के 625% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? बटा 625। बी की सेविंग का 100% कितना होगा? 100% की वैल्यू क्या होगी? ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये 64। तो बी की सेविंग का 100% यानी कि बी की सेविंग 64 आ गई। 64। सवाल में यह बोल रखा है कि ए की जो सेविंग है वो बी के खर्चे का 16.66% है। 16.66% कितना होता है? 1/6। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला ए की जो बचत है वो बी के खर्चे का, बी के एक्सपेंडिचर का 1/6 है। आप बताओ, बी की तनख्वाह 700 है, 700 में से वो 64 रुपए की बचत करता है तो खर्च कितना करता है? 636। 700 में से 64 घटाएंगे तो 636 आता है। तो भैया सवाल में ये मुझे पता चलेगा कि बी का जो खर्चा है वो 636 है। तो ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 636 का 1/6 है। 636 का 1/6 कितना होता है? 106। यानी कि ए की इनकम आ गई 106, ए की सेविंग आ गई 106, ए की सेविंग 106 आ गई। सवाल में ये बोला कि ए की सेविंग और बी की सेविंग का डिफरेंस 315 है। ए की सेविंग है, ये बी की सेविंग है। ए की सेविंग और बी की सेविंग में कितना डिफरेंस आ रहा है? तो आप कहोगे सर 42 यूनिट। 42 यूनिट का डिफरेंस सवाल में 315 दे रखा है। 42 यूनिट का डिफरेंस सवाल में 315 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 315/42। 315/42। 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 315/42। 312/42। कितनी बार चला जाएगा? 7.5 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7.5 टाइम्स जाएगा। 21 से कट रहा ऊपर नीचे 21 से 2 बार, ये 15 बार। 1 यूनिट का मतलब 7.5 रुपए आ गया। 1 यूनिट का मतलब 7.5 रुपीज आ गया। सवाल में क्या पूछा? सवाल में पूछा ए और बी की एवरेज इनकम बताओ। ए और बी की एवरेज इनकम, एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? ए और बी की एवरेज इनकम का मतलब होता है जोड़ के आधा कर दो। ए की इनकम 400 है, बी की इनकम 700, तो एवरेज इनकम क्या होगी? 400 प्लस 700 1100, 1100 का आधा 550 यूनिट। सवाल में 550 यूनिट के लिए पूछिए। अगर 1 यूनिट का मतलब 7.5 रुपए है तो 550 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 550 गुणा 7.5 रुपए। ये आपसे पूछा है दोस्त, तो पॉइंट से ये 0 हट जाएगा। अच्छी तरीके से जानते कि आंसर दशमलव में नहीं आएगा। आंसर के एंड में 5 25 25 5 25 25 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे। ये भी नहीं, उत्तर ये भी नहीं, तो यही आंसर है सी ऑप्शन, 4125 रुपए। 55 गुणा 75 करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 5, और एक ही ऑप्शन ऐसा है। ये एसबीआई पीओ का लेवल है। इतना दिमाग आपका तेज होना चाहिए कि ऐसे सवाल को आप वहां पे 40 सेकंड में सॉल्व कर पाए। ठीक है भाई, सबको समझ आया? एनी प्रॉब्लम भाई लोगों? ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 15। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 16। ये बताइए दोस्तों, करिए। थोड़ा बड़ा सवाल है, पेपर में कभी कभी बड़े सवाल भी आते हैं, करके बताइए जल्दी से। देखिए जरूरी नहीं कि जो आपको बहुत बड़े सवाल लगे वो डिफिकल्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। वो बस पढ़ना है और तुरंत सॉल्व कर देना है। सवाल सभी को दिखाई दे रहा है? अंकित वॉज टू गेट 29% हाइक इन इट्स सैलरी। अंकित की सैलरी 29% बढ़नी थी, बट ड्यू टू टाइपिंग एरर इट इज रॉन्गली टाइप्ड द फिगर 57% एंड प्रिंटेड द न्यू स्लिप। लेकिन गलती हो गई टाइपिंग में और प्रिंट हो गया 29% की जगह 57% और नई स्लिप बन गई। ही रिसीव्ड दिस रिवाइज्ड सैलरी फॉर 3 मंथ्स बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज्ड द मिस्टेक। और वो 3 महीने तक इस स्लिप पे ही सैलरी लेता रहा जब तक कि कंपनी ने गलती नहीं पकड़ ली। इफ द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस मंथ इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज 4th मंथ सैलरी। कंपनी बोली कि बेटा तेरे अकाउंट में जो भी पैसा फालतू गया है ना उसको सबको काटेंगे हम 4थे महीने में। प्राइवेट कंपनी 1 रुपए फालतू नहीं देंगे तुझे। अगर डिडक्शन के बाद कटने के बाद 4थे महीने में कटौती हो जाने के बाद अगर उसे 9,000 रुपए मिले हैं तो बताइए एक्चुअल में उसकी नई सैलरी क्या है? एक्चुअल में उसकी नई सैलरी क्या है? आईपीएस पीओ का सवाल है आनंद, 5-6 साल पुराना क्वेश्चन है ये। करिए कृष्णकांत। बने जल्दी से। वेरी गुड, ध्यान से समझिए सभी लोग ध्यान। मैंने माना अंकित की सैलरी 100% है। भाई अंकित की सैलरी कितनी है? 100%। अंकित की सैलरी है 100%, उसकी ओरिजिनल सैलरी है। अंकित की सैलरी 100% है। हाइक का मतलब उमंग बढ़ाना 100%। अब उसकी सैलरी 29% बढ़नी थी, मतलब 100% से बढ़ के कितनी हो जानी थी? 129%। 129%, नई सैलरी 129% है। जो भी आंसर आएगा 129 का मल्टीपल होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये आंसर हो जाएगा। तो 10 सेकंड में ये सवाल सॉल्व होगा, फिर ऑप्शन से। लेकिन वैसे सॉल्व कैसे होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अंकित की सैलरी भाई लोगों 100% है, उसकी सैलरी को बढ़ना था 29%, तो 100% से बढ़ के कितना करोगे? 129%। लेकिन गलती से टाइपिंग में गड़बड़ हो गई और उसकी सैलरी जो है 57% बढ़ गई। मतलब अंकित की सैलरी में बढ़ावट कितनी हो रही थी? 29% की, बढ़ गई 57%। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी सैलरी एक्चुअल में बढ़नी थी 29%, लेकिन गलती से प्रिंटिंग में मिस्टेक कर दी, सैलरी बढ़ गई 57%। तो हर महीने वो 28% एक्स्ट्रा ले रहा है। हर महीने उसकी पॉकेट में 28% एक्स्ट्रा जा रहा है कि नहीं? हर महीने उसकी पॉकेट में 28% एक्स्ट्रा जा रहा है। 28% हर महीने एक्स्ट्रा जा रहा है, बोलो।
बोलो। तो 3 महीने तक ये चलता रहा, तो 3 महीने में उसकी पॉकेट में 28 या 84% एक्स्ट्रा चला जाएगा। 3 महीने में 84% उसके पास एक्स्ट्रा चला गया। 3 महीने में 84% उसके पास एक्स्ट्रा चला गया। बोलो हाँ। अब कंपनी बोली बेटा तेने जो एक्स्ट्रा लिया है ना हमारी कंपनी से, इसको तेरी चौथे महीने तनख्वाह में काट लेंगे। चौथे महीने में अंकित को मिलना है 129%। चौथे महीने में अंकित को मिलना है 129%, 129% मिलना है चौथे महीने में अंकित को 129%। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन 84% जो एक्स्ट्रा गया है वो उसकी तनख्वाह में से काट के देंगे, तो 129% ना देके चौथे महीने में उसको 84% कम, यानी कितना पैसा देंगे 45%। तो चौथे महीने में उसके पास केवल 45% दिया जाएगा। उसको कितना पैसा दिया जाएगा 45% दिया जाएगा चौथे महीने में। भैया उसकी सैलरी बढ़ के 129% हो चुकी है, 129% मिलना चाहिए चौथे महीने में 129, लेकिन 84% कम देंगे, 45% देंगे। और कितना पैसा कम दिया चौथे महीने, उसको केवल चौथे महीने में 9,000 रुपए दिया है। 45% दिया है, दिया कितना 9,000, 45% का मतलब 9,000 है, तो 1% का मतलब आ जाएगा 200 रुपए। 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 200 रुपए। अगर 1% की वैल्यू 200 है, आपसे पूछा है उसकी एक्चुअल में नई सैलरी, तो नई सैलरी है 129%, 1% 200 है, तो 129% कितना होगा, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 25,800 रुपए। तो 25,800 रुपए उसकी एक्चुअल में नई सैलरी है, और डी ऑप्शन आंसर है। कितना आसान सवाल है, मुझे लगता है सारे भाइयों को समझ आया होगा। आगे बढ़ जाएं दोस्तों हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा। वेरी गुड। अच्छा वीर, वेरी गुड जितेन। द इनकम ऑफ एज 60% लेस देन दैट ऑफ बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। देखिए ध्यान से देखिए, मैं इस सवाल को करने का आपको बहुत शॉर्ट तरीका समझाऊंगा। ये ए है, ये बी है, ध्यान समझिएगा। ये इनकम है, ये इनकम है, यहां एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है। सवाल में आपसे पूछा ए और बी की सेविंग्स का रेशियो, उनकी बचत का अनुपात बताइए। सेविंग्स का रेशियो बताइए। देखिए सवाल में दोस्तों ये दिया गया है कि ए की इनकम बी से 60% कम है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। मतलब बी की इनकम अगर 5 है, अगर बी की इनकम 5 है तो 3 कम, ए की इनकम कितनी है 2। ये सवाल में ये बोला गया है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 60% है। ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 60% है। तो आपसे पूछा सेविंग्स का रेशियो। देखिए दोस्तों सेविंग का रेशियो कैसे आएगा, जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे। तो मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही रेशियो अलग अलग है, दोनों को आपस में रिलेट करके लिखना है, अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक है भाई। सवाल में दोस्तों ये बोला है कि ए का जो खर्चा वो बी के खर्चे का 60%। इस लाइन से पहले आप इस लाइन पे फोकस करो, क्योंकि आपको दोनों रेशियो को रिलेट करना है। बी का जो एक्सपेंडिचर है, बी का जो खर्चा है, ए की इनकम का 70%, ए के जो है इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। सवाल में दे रखा है कि ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 70% है। ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 70% है। इस सवाल को ध्यान से सुनिए। ए की जो इनकम है 2, वो बी के खर्चे का 70% है। बी के खर्चे का 70%, 70% होता है 7:10। सवाल में मैं कहना चाहता हूं कि ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 70% है। बी के खर्चे का 70% ए की इनकम है 70%। तो मैं काम करता हूं, इस रेशियो को ना 7 से गुणा कर लेता हूं, इसको मैं 7 से गुणा कर लेता हूं, आसानी रहेगी। सवाल में बोल रखा है कि ए की जो इनकम है, मैंने ए की इनकम को 14 बना लिया। ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 70% है, मतलब 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। यानी कि बी का खर्चा कितना आ गया 20 आ गया। बी का खर्चा कितना आ गया 20 आ गया। दिलीप सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं 20। आपकी बुद्धि में बात जाती है नहीं जाती होगी मुझे पता है। सवाल में दे रखा है कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान करना ही जिंदगी का मकसद है। सवाल में दे रखा है कि ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 70% है। बी के खर्चे का 70%, बी के खर्चे का 70% जो है वो ए की इनकम के बराबर है। ए की इनकम के बराबर है। तो मैंने ए की इनकम को 7 का मल्टीपल बना लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 14। अगर 70% का मतलब 14 है, बी के खर्चे का 70% 14 है, तो 100% कितना आ जाएगा 20। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। 20 का 70% 14 होता है। ठीक है 20 आ गया। तो हमारा बी का खर्चा 20 आ गया। अब इस लाइन पे वापस आ जाओ। सवाल में बोला है कि ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे का 60% है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 7% है। बी का खर्चा है 20, तो ए का खर्चा इसका 60% है। 20 का 60% कितना होता है जी 12 होता है 12। 20 का 60% 12, तो ए का खर्चा है 12 रुपए। सवाल में सिद्ध हो गया कि ए की इनकम 14 है, 14 में से 12 खर्च कर रहा है, तो बचत कर रहा है 2 रुपए की। तो कोई कैलकुलेशन पड़ी ही नहीं। बी की इनकम 35 है, 35 में से 20 खर्च कर रहा है, तो बचत होगी 15 रुपए की। तो ए और बी की बचत का रेशियो है 2:15 और ये आंसर है डी ऑप्शन। तो दिमाग लगाना पड़ता है। बिल्कुल हो जाएगा पवन। क्या आपको कुछ भी समझ आता है? एक ना एक दिन तुम जरूर समझोगे। आगे बढ़ता हूं मैं, ये देखिए नेक्स्ट 18 नंबर सवाल जल्दी से। दिलीप कह रहे सर डिटेल्स में। दिलीप डिटेल को तो मैं खा गया, उसका मैंने मस्त एक जो है नमक मिर्च डाल के बढ़िया से मैंने रेसिपी बनाया, उसको मैं खा गया। डिटेल में पढ़ेंगे, नौकरी भी तुमको डिटेल वाली देगा वो। डिटेल में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, डिटेल में पढ़ना है तुम्हें, एक घुसा मारो ठीक हो जाओगे। सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, बोर्ड एग्जाम की नहीं। थोड़ा चीजों को अलग करो। साइंटिस्ट बनना है तुम्हें, रॉकेट लॉन्च करना है। ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 70। बहुत बड़ा सवाल है। दो बंदे ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी। ये इनकम हो गया
सवाल में बोला है ए और बी अपनी इनकम का 60% और 75% खर्च करते हैं। ए अपनी इनकम का 60% खर्च करता है भैया, बी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ए की जो सेविंग है, मैं यहां पे सेविंग लिखता हूं, ए की जो सेविंग है, ध्यान सुनिएगा, ए की जो सेविंग है वो बी की सेविंग से 20% ज्यादा। इस बात का क्या मतलब है? 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। ए की सेविंग बी से 20% ज्यादा है। अगर बी की सेविंग 5 है, अगर बी की सेविंग 5 है तो ए की सेविंग 6 है, ये आ जाएगा। सवाल में बोला देखिए इनकम में से सेविंग घटा दो खर्चा है, इनकम में से सेविंग घटा दो खर्चा है। सवाल में आपको इनकम के बारे में पूछा गया, इनकम के बारे में बुद्धि लगाओ, इनकम के बारे में पूछा गया। सवाल में बोला है कि सवाल में पूछा कि ए की इनकम बी से कितना परसेंट कम है। अब ध्यान सुनो, ए अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। अगर ए अपनी इनकम का 60% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 40%। ए अपनी इनकम का 60% खर्च करता है तो 40% बचाता है। ए अपनी इनकम का 40% बचाता है, बचा कितना रहा है? 6। अगर 40% का मतलब 6 है तो 20% का मतलब 3 है और 100% का मतलब 15 है। तो ए की तनख्वाह 15 रुपए रही होगी। ए की तनख्वाह 15 रुपए रही होगी। 15 में 60% 9 खर्च करोगे तो 6 रुपए बचाओगे। आया समझ में? अगली बात, बी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। अगर बी 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितना करता है? 25%। बी अपनी इनकम का 25% बचत करता है 1/4। मतलब बी की इनकम अगर 4 है तो 1 रुपए की बचत करता है, जबकि बचत कर रहा है बी 5 की। तो 1 का मतलब 5 है तो 4 का मतलब 20 है। मतलब बी की जो इनकम है वो 20 है। 20 में से 75% 15 खर्च कर दोगे तो कितने बचेंगे? 5। सबको समझ आ गया? तो यहां से आ गया। तो ए की इनकम आ गई 15 रुपए, बी की इनकम आ गई 20 रुपए। सवाल में पूछा है कि ए की इनकम बी से कितना परसेंट कम है। तो ए की इनकम भाई कितना कम है? बी से 5 रुपए कम है ओवर 20। 1/4, 1/4 का मतलब 25% कम है। डी ऑप्शन और ये आंसर है। ठीक, सबको समझ आया? मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ये बताइएगा। सवाल नंबर 19 ही बताइए। मैं आपको हर एक टाइप कवर कराना चाहता हूं, कमेंट में सबका पढ़ रहा हूं। रिसू अपनी इनकम का X% बचत करता है। ओके, अगर उसकी इनकम 26% बढ़ जाती है, खर्चा 20% बढ़ जाता है, तो उसकी सेविंग 50% बढ़ जाती है। बताइए एक्स का मान क्या है? बहुत बड़ा सवाल है, करिए जल्दी से, कौन करेगा? सचिन कह रहे सर इस साल को डिसीजन से करवा रहे, तुम्हारी डिसीजन कर दूंगा भी तुम्हारा। रिसू अपनी इनकम का X% बचत करता है। उसकी इनकम 26% बढ़ी, खर्चा उसका 20% बढ़ा, बचत उसकी 50% बढ़ी है। तो एक्स का मान बताइए जल्दी से। बोलो। देखिए सभी को पता है कि ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। ये एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ये सेविंग है। ये खर्चा है, ये बचत है। हालांकि सवाल मुझे एलिगेशन में डालना चाहिए था, गलत डल गया यहां पे, कोई बात नहीं। रिसू अपनी इनकम का X% बचाता है। उसकी इनकम 26% बढ़ जाती है, खर्चा 20% बढ़ गया। रिसू का खर्चा कितना बढ़ गया? इनकम और ये सेविंग और कुल मिला के एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर सेविंग ओवरऑल इनकम। ध्यान सुनिएगा, रिसू की जो खर्चा है वो 20% बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया 20%। बचत कितनी बढ़ गई? बचत बढ़ गई तुम्हारी 50%। बचत बढ़ गई 50%। रिसू की इनकम बढ़ गई 26%। रिसू की इनकम आय कितना बढ़ गई है? 26%। इनकम बढ़ी है 26%। ये 20 बढ़ा, खर्चा बढ़ा 20%, बचत बढ़ी 50%, इनकम बढ़ी 26%। देखिए मेरे प्यारे भाई, इस चीज को हालांकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी आप जो है थोड़ा पेशेंस रखेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि ऐसा सवाल अगर कहीं भी आता है और आपको रेशियो निकालना हो, आप ये बात जानते हैं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपको तीनों में चेंज रखा है, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज रखा है, सेविंग में परसेंटेज चेंज रखा है, इनकम में परसेंटेज चेंज रखा है। भाई खर्चे को इतना बढ़ाया, बचत को इतना बढ़ाया है, इनकम में ये चेंज आया। तो आप यहां पे इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, तो आप यहां से रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं एलिगेशन। बस आपको घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 50 में से 26 घटाओगे कितना आ जाएगा? 24। ये देखिए 26 बड़ा है, 20 छोटा है, बड़ी में से छोटी घटाना। 26 में से 20 घटाओगे 6 आ जाएगा। ये रेशियो आ जाएगा 24:6। 24:6 का मतलब 4:1। 4:1। 4:1। 4:1। यानी कि ये एक्सपेंडिचर, उस बंदे के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ जाएगा, उसके खर्चे और बचत का रेशियो आ जाएगा। खर्चे और बचत का रेशियो, खर्चे और बचत का जो रेशियो वो 4:1। खर्चे बचत का रेशियो कितना आ गया? 4:1। उस आदमी के खर्चे और बचत का रेशियो 4:1 आ जाएगा डायरेक्ट। आपसे पूछा एक्स का मान, एक्स है क्या? रिसू अपनी इनकम का X% बचाता है। अगर खर्चा 4 रुपए, बचत 1 रुपए, तो इनकम होगी 5 रुपए। 5 रुपए की इनकम में कितना बचत कर रहा है? 1 रुपए की बचत कर रहा है, यानी कि 20% की बचत कर रहा है। तो रिसू जो है अपनी इनकम का 20% बचाता है और एक्स का मान ही 20 है। रिसू कितना बचा रहा है? 20%। सवाल के अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है? X%। तो एक्स जो है 20 है, ठीक है ना? क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, एक ही लाइन का सवाल होता है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। एक्स लेके नहीं करना है, एक्स लेके करोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आएगा वहां भी यही, ठीक है? हाँ राकेश, वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते ही बताइएगा सभी लोग। चलिए सवाल नंबर 20। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ प्रवीण देखिए, द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। देखिए 3 बंदे हैं, अमला, बिमला, कमला। अमला, बिमला, कमला। सवाल में दे रखा है अमला की जो इनकम है वो बिमला से 20% ज्यादा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब बिमला की इनकम 5 है तो अमला की 6:5 है। इनकम ऑफ अमला इज 20% लेस देन बिमला, 20% मोर देन बिमला एंड 20% लेस देन कमला। अमला की जो इनकम है कमला से 20% लेस है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मतलब कमला की अगर 5 है तो अमला की कितनी है? 4। रेशियो 4:5 दे रखा है। रेशियो 4:5 दे रखा है।
तो आप पहले यहां पे रेशियो को कंबाइन कर लो। आप यहां से देखिए कि भैया दो अलग अलग रेशियो दे रखे, अम्ला बिमला का, अम्ला कमला का। यहां ये 6 है, यहां ये 4 है, तो 6 और 4 को सेम कर लेते हैं भाई, 12 12 12 12 सेम कर लेते हैं। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। यहां अम्ला को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 चौक 12, सॉरी यहां पे कितना था, ये 6 5 का 2 से 12 10 हो जाएगा, सॉरी 12 10 आएगा, 12 10, ठीक है। यहां 3 से 3 चौक 12, 3 पंजी 15, अगर अम्ला की 12 है तो कमला की 3 पंजी 15, 15 हो जाएगा, 12 10 15 रेशियो आ जाएगा। रेशियो आ गया तीनों का 12 अनुपात 10 अनुपात 15, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है, जो कॉमन होता है ना बंदा, जो कॉमन बंदा होता है दोनों रेशियो में अलग अलग, उसको बराबर कर लेते हैं। आपको अम्ला बिमला का रेशियो दिया, अम्ला कमला का रेशियो दिया, अम्ला की इनकम दोनों जगह सेम कर लेते हैं। 6 4 को एलसीएम 12 होता है तो 12 12 बना लेते हैं, तो तीनों की इनकम का रेशियो आ गया 12 10 15। अब हुआ क्या, कमला की इनकम 4% घट जाती है और बिमला की इनकम 10% बढ़ जाती है। तो कमला की इनकम बिमला से कितने परसेंट ज्यादा है, आप ध्यान से सुनिएगा। कमलास इनकम गोज डाउन बाय 4%, कमला की इनकम 4% घटेगी। 15 का 4% होता है 0.6, 0.6 घटा दोगे तो 14.4, तो कमला की इनकम होगी 14.4। बिमला की इनकम 10% बढ़ गई, तो बिमला की इनकम है 10, 10 का 10% होता है 1, तो 1 बढ़ा दोगे तो 11 हो जाएगी, तो बिमला की इनकम होगी 11। सवाल में दे रखा है परसेंटेज बाय विच कमलास इनकम वुड एक्सीड बिमलास इज नियरेस्ट टू। बताइए कमला की इनकम बिमला से कितने परसेंट ज्यादा है अप्रॉक्स, तो बताइए 11 से कितना ज्यादा है, कमला की इनकम कितना ज्यादा है बिमला से, तो आप कहोगे सर 3.4 ज्यादा है ओवर 11, ठीक है। देखिए 11 का 30% होता है 3.3, ये 3.3 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 30% से थोड़ा सा ज्यादा है, उत्तर 31%, ये ऑप्शन 31%। अरे परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है, याद रखिए अप्रॉक्स 31%। बहुत सुंदर सवाल है, नहीं राजीव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये जो है आपके सवाल चल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और बचे हैं, ये बताइए। If the income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%. The rate of income tax is, जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स अगर 19% बढ़ जाए तो नेट इनकम 1% घट जाएगी। तो बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। देखिए डायरेक्ट सवाल का वैसे शॉर्टकट होता है 5%, पर बेसिक समझना आपको बहुत जरूरी है, इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहता हूं कि आप जो कमाते हो वो आपकी इनकम है, आप जो कमाते हो वो इनकम है, लेकिन इनकम में से सरकार को टैक्स देते हो, जिसको सरकार विधायक खरीदती है, और उसके बाद जो आपकी पॉकेट में बचता है वो नेट इनकम है। हिंदी में बोलेंगे शुद्ध आय, हिंदी बोलेंगे शुद्ध आय, आप बोलोगे हाँ जी सर नेट इनकम शुद्ध आय। मैं आपसे कहता हूं कि आप महीने का 500 रुपए कमाते हैं, 500 रुपए, 500 रुपए में सरकार को 80 रुपए टैक्स दे देते हैं, तो आपकी पॉकेट में नेट शुद्ध आय कितनी बचेगी, 420 रुपए। तो आपका जो नेट इनकम है वो 420 रुपए है, 420 रुपए। क्लियर ना भाई। मैं आपसे कहता हूं कि आप 500 रुपए कमाते हो, 500 में से 80 रुपए सरकार को टैक्स दे दोगे, तो आपकी नेट इनकम केवल 420 रुपए। पल्ले में तो 420 से 80 तो टैक्स गया। तो आप बताओ टैक्स रेट कितना है, सरकार ने कितना टैक्स वसूल लिया आपसे। आप कहते हो सर मैं 500 रुपए कमाता था, मेरी जो टोटल इनकम थी, जो मेरी टोटल आय थी, जो मेरी टोटल इनकम थी वो 500 रुपए थी, मैं टोटल इनकम 500 रुपए कमाता था, उस पर मैंने 80 रुपया टैक्स दिया। तो परसेंटेज में कितना टैक्स दिया सर जी, 100% मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16%। तो टैक्स रेट कितना है, 16% का है, 16% इज द टैक्स रेट। ये बेसिक कांसेप्ट है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, किसी को कोई समस्या है इसमें, क्लियर, एनी दिक्कत, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्लियर है। अब ये कौन दिक्कत, अब सरकार बोली अच्छी है, बहुत मजे ले रहा बेटा, हाँ हमको महंगा वाला विधायक खरीदना, टैक्स ज्यादा दो। तो सरकार बोली कि पहले बेटा हम तुझसे 80 रुपए टैक्स लेते थे, इस बार दे तू 90 रुपए, इस बार दे तू 90 रुपए टैक्स है भाई। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, पहले आप 80 रुपए टैक्स देते थे सरकार को, अब सरकार बोली कि 90 रुपए टैक्स दे, तो सरकार ने 10 रुपए टैक्स बढ़ा दिया, तो सरकार ने 10 रुपए टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन अगर सरकार 10 रुपए टैक्स बढ़ाएगी तो आपकी इनकम भी, आपकी नेट इनकम भी 10 रुपए कम होगी, नेट इनकम भी 10 रुपए कम हो जाएगी। क्या इसमें कोई तकलीफ है, जितना टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो टैक्स बढ़ा उस सरकार के पल्ले में चला गया और आपकी पॉकेट से निकल गया। अगर टैक्स 10 रुपया बढ़ा है तो आपकी नेट इनकम भी 10 रुपए घट जाएगी। क्यों, क्योंकि आप इनकम तो आपकी 500 ही है भैया, कमा तो आप 500 रुपए रहे हो ना आज भी, 500 रुपए में से 90 रुपए टैक्स दे दोगे तो क्या 410 रुपए नेट इनकम नहीं रहेगी। तो कंसेप्ट ये होता है, कंसेप्ट ये होता है कि जितना टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा, ठीक है ना, तो सरकार जो है उतना ही नेट इनकम, जितना टैक्स बढ़ाएगी सरकार उतने रुपए ही आपका नेट इनकम कम हो जाएगी। तो टैक्स और नेट इनकम में डिक्रीजमेंट बराबर होता है। क्या इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, अब किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट में, ठीक है भैया। वही सवाल कहना चाह रहा है भाई लोगों, सवाल कहना चाह रहा है कि इनकम टैक्स 19% बढ़ गया। आप बताओ जो भी आप पहले टैक्स पे कर रहे थे, जो भी आप पहले टैक्स पे कर रहे थे वो 19% बढ़ गया, जिससे आपकी नेट इनकम 1% घट गई। टैक्स 19% बढ़ गया तो नेट इनकम 1% घट गई, यानी कि टैक्स बढ़ा है 19%, नेट इनकम घटी है 1%। नेट इनकम कितना घटी है, 1%। तो दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। टैक्स का 19% बराबर होना चाहिए नेट इनकम का 1%, टैक्स का 19% बराबर होना चाहिए नेट इनकम का 1%। जितना भी आपका इनिशियल टैक्स था वो 19% बढ़ाओ, नेट इनकम जो भी इनिशियल थी वो 1% घटी, तो टैक्स का 19% शुड बी इक्वल टू नेट इनकम का 1%। तो आप यहां से लिखोगे तो टैक्स से नेट इनकम का रेशियो कितना आएगा, नेट इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/19, 1/19, 1/19, 1/19 रेशियो आ गया विराट। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे दोस्तों एक बात बताइए, सरकार, आप एक बात बताओ कि आप सरकार को 1 रुपए टैक्स देते हो, 1 रुपए टैक्स देते हो। सवाल में पूछा कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, आयकर की दर क्या है। आप 1 रुपया टैक्स देते हो सरकार को और 19 रुपए आपकी नेट इनकम है, शुद्ध आय है, तो आपकी टोटल इनकम क्या रहेगी, आपकी टोटल इनकम क्या रहेगी बताओ। अबे बता दो भैया, टैक्स रेट किस पे निकलता है, टोटल इनकम पे। आप सरकार को 1 रुपए टैक्स देते हो, आपकी पॉकेट में 19 रुपए बचे, तो आपकी टोटल इनकम 20 रुपए रहेगी, 19 और 1 20। उस 20 रुपए पर आपने सरकार को टोटल इनकम 20 रुपए पर 1 रुपए टैक्स दिया है, यानी कि टैक्स रेट क्या है 1/20, और 1/20 का मतलब 5%, ही आंसर है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 5% है, सी ऑप्शन।
अब आपको इस सवाल को सॉल्व करने, ये पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट है, मैंने समझा, दोबारा बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको, इतना करने की जरूरत नहीं, हालांकि आपको आना चाहिए, हो सकता है अगली बार सवाल में कुछ चेंज करके कंसेप्ट पता रहेगा तो आप कर तो लोगे। देखिए सवाल में अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा आता है कि इनकम टैक्स 19% बढ़ गया, नेट इनकम 1% घट गई, तो इनकम टैक्स का रेट क्या है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 1 है भैया, 1/1 + 19 ये आ जाएगा डायरेक्ट। सवाल में किया तो हमने ये ना 1/1 + 19, 1/20 यानी कि 5%, डायरेक्ट शॉर्टकट आ जाएगा 5%, ठीक है ना। एक और सवाल कर लेते हैं भैया, ऐसा सवाल नंबर 22 ये बताइएगा, if the income tax is increased by 22%, income tax 22% बढ़ जाता है, then net income is reduced by 3%, the rate of income tax, net income is reduced by 3%, तो 3/3 + 22 ये हो जाएगा, तो 3/25, 1/25 4% होता है, 3/25 12%, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स आ जाएगा 12%, डायरेक्ट शॉर्टकट है, कंसेप्ट में आपको पढ़ा ही चुका हूं, कर लोगे। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सबको समझ आ गया, कर लोगे। ठीक है, और ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड पैटर्न खत्म होता है। मैंने आपको 22 सवाल कराए, अरे खुश हो, संतुष्ट हो। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड पैटर्न पे मैंने आपको 22 क्वेश्चंस कराए, हर एक वैरायटी मैंने कवर करने की कोशिश की, एकदम सब तरीके से आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीजें। अब आ गया ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट वाला क्वेश्चन, ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या करें फिर अजय, चलिए बताइए। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। देखिए जब आप, बहुत बार आए सवाल पेपर में, सभी को पता है। देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप एक काम करो, आप मार्केट से अंगूर लेके आओ, बिल्कुल फ्रेश अंगूर। तो अंगूर में जो होता है, फ्रूट्स में दो चीजें होती है, एक होती है पल्प, फ्रूट्स में दो चीजें होती है, एक होता है पल्प यानी कि छिलका, और एक होता है पानी। एक होता है पल्प यानी कि छिलका, और दूसरी चीज होती है दोस्तों पानी। तो आप जब ताजे फल खरीद के लाते हैं तो उनमें छिलका होता है और पानी, दोनों चीजें होती हैं। अब जैसे जैसे वो सूखने लगते तो पानी जो है क्वांटिटी कम होने लगती है, उनमें से पानी उड़ जाता है, पानी कम हो जाता है, पानी उड़ जाता है। लेकिन एक चीज है पल्प, छिलका, वो कहीं नहीं जाती, पल्प कांस्टेंट रहता है। वो छिलका जो सड़ जरूर जाएगा पर उसका वजन नहीं बदलेगा, पल्प की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, पल्प कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, आप समझे। तो आपको इसी चीज का फायदा होता है कि पल्प हमेशा कांस्टेंट रहता है, छिलका जितना पहले था आज भी उतना ही रहेगा, केवल पानी उड़ता है हवा में। आप ताजा फल खरीद के लाए मार्केट से, उनमें 68% पानी है। कितना पानी जी? 68% पानी है। और जैसे वो ताजे फल ड्राई हुए, सूखे, अब भैया सूख जाएंगे तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो उनमें पानी की मात्रा केवल 20% है। तो बताइए कितना ड्राई फ्रूट प्राप्त होगा 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से। तो 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट प्राप्त होगा, आप बताइए। फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, आप यहां पे पल्प की मात्रा को कांस्टेंट रखो, फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है। अगर 68% पानी है तो बाकी क्या है? 32% छिलका है। बाकी क्या 32% छिलका है जी? 100 में से 68 घटाओगे 32% छिलका है। बोलो हाँ। ड्राई फ्रूट जो सूखे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो बाकी क्या है? 80% छिलका है। 80% छिलका है। बोलो, ये इक्वल होना चाहिए, छिलके की मात्रा इक्वल होनी चाहिए। आपसे पूछा 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट आएंगे। तो फ्रेश फ्रूट अगर आप 100 kg लोगे तो ड्राई फ्रूट कितना मिलेगा? 3200/80 यानी कि 40 ग्राम, 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। उत्तर है डी ऑप्शन। पवन कह रहा है सर फ्रेश पल्प का वेट मोर देन ड्राई पल्प। यस, बिकॉज देयर इज वाटर। क्या आपको समझ में आया? बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ जाए हम। नो नीड टू रिपीटेशन, ऐसे सवाल में रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नया है ही नहीं। A solution contains 16.5% of salt from which 80 liter of water is evaporated. Now concentration of salt in solution becomes 20.9%. Find the initial quantity of solution. क्या ये आपको समझ आता है? देखिए सॉल्ट बराबर टोटल सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का हिंदी मतलब होता है सांद्रता, टोटल सॉल्यूशन का मतलब होता है कुल घोल। पहले आप ये समझो है क्या ये। देखिए आप नमक पानी का मिश्रण बनाते हैं, आप नमक पानी का मिश्रण बनाते हैं तो अगर नमक ज्यादा है तो पानी गाढ़ा सा बनेगा, नमक कम है, गाढ़ा का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, नमक की मात्रा कम है तो थोड़ा पतला सा लिक्विड बनेगा, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 70 लीटर सॉल्यूशन है, आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में टोटल 70 लीटर नमक पानी का घोल है, आपके पास एक बाल्टी में टोटल 70 लीटर नमक पानी का घोल है। अब इस 70 लीटर में 12% जो है इसका कंसंट्रेशन है 12%, कंसंट्रेशन का मतलब 12% उसमें नमक है। आपके पास टोटल 70 लीटर नमक पानी का घोल है जिसमें से कंसंट्रेशन 12% है, मतलब उसमें 12% नमक है। तो 70 लीटर का 12% कितना होता है? 8.4, यानी कि नमक की मात्रा कितनी आ जाएगी? 8.4 ही आ जाएगा। 70 का 12% 8.4। ये सभी लोगों को समझ में आया, ये बेसिक है, ये हर कोई बच्चा जानता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक घोल में 16.5% नमक है। घोल बना हुआ है नमक पानी का घोल बना हुआ, उसमें नमक
कंसंट्रेशन कितना है 16.5%। 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया, 18 लीटर पानी धूप में इवेपोरेट हो गया। अब देखिए अगर पानी उड़ जाएगा तो कंसंट्रेशन हो गया 20.9%। बताओ सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? आप अच्छी तरीके से बताओ कि अगर आपके पास नमक पानी का घोल है, आप उसे धूप में रखोगे तो केवल पानी उड़ेगा, नमक नहीं उड़ता। नमक की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, नमक की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। जितना नमक पहले था आज भी नमक उतना ही रहेगा। नमक की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, जितना नमक पहले था आज भी सॉल्ट उतना ही रहेगा। बोलो, आपके पास धूप में नमक पानी का घोल रख दिया, धूप में नमक पानी का घोल रख दिया, आप एक बात बताइए, ठीक है भाई, तो उसमें से पानी जो है उड़ जाएगा। पहले कंसंट्रेशन कितना था? पहले कंसंट्रेशन था 16.5%, अब कंसंट्रेशन है 20.9%। क्यों है कंसंट्रेशन? क्योंकि 18 लीटर पानी उड़ गया, पानी उड़ गया तो घोल गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन नमक की क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना। तो कांस्टेंट में बताया ना रिवर्स रेशियो होता है, पढ़ा रखा है। आप बताइए क्या है रेशियो, किससे कट रहा है भैया? 11 से ना, ये 15 बार, ये 19 बार, 15-19, ये 15:19 का रेशियो, ये 15:19 का रेशियो है ना। तो टोटल सॉल्यूशन का रेशियो रिवर्स होगा 19:15, 19:15 रिवर्स आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 19:15। बोलो, मतलब पहले सॉल्यूशन 19 था, पहले सॉल्यूशन 19 था, अब कितना रहेगा 15, तो कितना घट गया 4 यूनिट। 4 सवाल में 4 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है? 18 लीटर। इतना सॉल्यूशन हुआ भी 18 लीटर, 4 यूनिट का मतलब 18 लीटर, तो 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 4.5, 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 4.5 लीटर। सवाल में आपसे पूछा, बताइए फंड इनिशियल क्वांटिटी, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टोटल सॉल्यूशन, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? आप बताइए इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? इनिशियल क्वांटिटी 19 यूनिट, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 गुना 4.5, 76 प्लस 9.5 यानी कि 85, ये आंसर है, ये ऑप्शन। क्लियर है? क्या आपको सवाल समझ आया? 4 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 18/4, 18/4 कितना हो जाएगा? 4.5। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ आया। आगे बढ़ूंगा मैं सवाल नंबर 25 की तरफ, ये बताइएगा। हाँ, एनी अदर मेथड इज आल्सो अवेलेबल, यू कैन स्किप। There is 26.4% sugar in the 28 liter solution of sugar and water. After boiling 6 liter water get evaporated from it. Then the percentage of left sugar in the solution. आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुगर कैसे निकालते हैं, सुगर कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन, कि घोल कितना है और उस घोल में सुगर का परसेंटेज कितना है। सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन, यही है। घोल कितना है और कंसंट्रेशन कितना है। क्लियर? सुगर बराबर सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन, घोल कितना है, कंसंट्रेशन कितना है। आपके पास एक घोल है जिसमें 26.4% सुगर है, 28 लीटर सॉल्यूशन में। सुगर और वाटर का एक घोल है, चीनी पानी का बढ़िया। कितना घोल है भाई? 28 लीटर घोल है जिसमें 26.4% चीनी है। घोल को हमने गर्म किया, फिर 6 लीटर पानी उड़ गया, तो बताओ रिमेनिंग घोल में कितने परसेंट चीनी होगी? आप जानते हैं कि जब आप गर्म करोगे तो केवल पानी उड़ेगा, सुगर कांस्टेंट रहेगा, जितना सुगर पहले था आज भी उतना ही सुगर रहेगा। यानी कि ये सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। भाई पहले सॉल्यूशन कितना था? 28 लीटर था, अब सॉल्यूशन कितना है? 6 लीटर पानी उड़ गया तो 22 हो गया, यानी कि 28:22। सॉल्यूशन का रेशियो ये है 28:22, यानी कि 14:11, 14:11। तो कंसंट्रेशन का रेशियो रिवर्स आ जाएगा ना, 11:14। कंसंट्रेशन का रेशियो रिवर्स आ जाएगा 11:14। आप बताइए पहले कंसंट्रेशन कितना था? 26.4%, तो 11 का मतलब है 26.4%। कितने गुना है ये? 11 दूनी 22, 2.4 टाइम्स। तो ये भी 2.4 टाइम्स करोगे तो 28 प्लस 5.6, 33.6%। यानी कि प्रेजेंट में सुगर का जो कंसंट्रेशन है वो 33.6% है। डी ऑप्शन ये आंसर है। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? अजय तुमको समझ में आता है? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 26 नंबर सवाल बनाइएगा। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सुंदर सवाल, एकदम टिकाऊ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, करके बताइए आप मुझे जल्दी से।
of the adult population in a certain village, 42% of men and 24% women are married. Assuming that no man marries more than one woman and vice versa, the percentage of total population of adult who are unmarried is. देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. एक गांव है, गांव में जो मेल और फीमेल आपस में शादी करते हैं, एक से ही शादी करेंगे. गांव में 42% आदमियों की संख्या का 42% और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं. तो आप बताओ, अगर गांव में 20 आदमियों की शादी हुई होगी तो 20 ही औरतों की शादी हुई होगी. यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैरिड मेन, टोटल नंबर ऑफ मैरिड वुमेन सेम होना चाहिए. मैं आपसे कहता हूं कि मैं, हालांकि इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो सिखा चुका हूं. मैं आपसे कहता हूं कि जैसे गांव में टोटल एम आदमी है और टोटल डब्ल्यू वुमेन है. गांव में टोटल एम आदमी है और डब्ल्यू वुमेन है. एम मैन है, डब्ल्यू वुमेन है. कितने आदमियों की शादी हो चुकी है? 42% की शादी हो चुकी है. तो मेल का 42% मैरिड है, जबकि वुमेन का 24% मैरिड है. वुमेन की संख्या का 24% मैरिड है. तो दिस शुड बी इक्वल. तो यानी कि आप यहां से मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं. मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो कितना आ जाएगा? 24/42, 6/7, 6/7. यहां से मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आ जाएगा 6/7. ये ना, सॉरी, 6 से आएगा 6 चौक 24, 4/7 आएगा. ठीक है ना? तो ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये लाइन आपको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको मैंने बता चुका कि जब आपको इक्वल करना ही करना है तो 24 उधर आ जाएगा, 42 इधर आ जाएगा. 24 रेशियो 42. डायरेक्ट आप मैन वुमेन का रेशियो निकाल सकते हो. 24 उधर चला जाएगा, 42 उधर चला जाएगा. 6 से काटोगे 4 5 7. तो मैन वुमेन की संख्या का रेशियो आ जाएगा 4:7. ठीक है भाई? अब देखिए ध्यान से समझिए सब लोग. अच्छी कुछ भी चंदन है. सवाल में ये दे रखा है, पूछा ये सवाल, बताओ कि टोटल यहां पे टोटल एडल्ट पॉपुलेशन का कितने परसेंट अनमैरिड है. टोटल एडल्ट पॉपुलेशन का कितने परसेंट अनमैरिड है. आप एक बात बताओ, एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहां पे 2 जीरो बढ़ा लेते, 2 जीरो बढ़ा लेते, 2 जीरो. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 400, अगर गांव में 400 आदमी है तो 700 औरतें. तो टोटल कितनी आ गई? टोटल गांव में 1100 आदमी हो गए. टोटल गांव में 1100 आदमी हो गए. टोटल गांव में 1100 एडल्ट लोग हो गए. सवाल में आपसे पूछा कितने परसेंट अनमैरिड है. अनमैरिड पूछा है. आप बताओ, 42% आदमियों ने शादी करी है. 42%. अगर 400 आदमी है तो 400 का 42%, 400 का 42% होता है 168. 168 आदमी ने शादी करी है. अगर 168 मैन ने शादी हुई है तो 168 औरतों की शादी हुई होगी. तो गांव में मैरिड एडल्ट कितने? मैरिड लोग हैं. अब जितने मैरिड मेल है उतने ही मैरिड फीमेल है. अगर गांव में 168 मैन की शादी हुई है तो 168 वुमेन की भी शादी होगी. 700 का 24% भी 168 होता है. 700 औरतें 24% शादी करी, 168. तो 168 प्लस 168, 2 into 168 मैरिड है. अरे बोलो, तो 1100 में से इतने लोग मैरिड हैं. परसेंटेज में कितना जी? 100%. इतने लोग मैरिड हैं टोटल. तो काट लीजिए यहां से, कितना जाएगा? 336/11. 336/11% ये मैरिड लोग आ गया. तो कितना जाएगा अप्रॉक्स? 11 3 33 है भी, फिर 0 11 5 55, 30.55%. तो अप्रॉक्स टोटल पॉपुलेशन का 30.55% मैरिड है. अप्रॉक्स कितना मैरिड है? टोटल पॉपुलेशन का 30.55, एडल्ट पॉपुलेशन का 30.55% मैरिड है. अगर इतने मैरिड हैं तो अनमैरिड कितने होंगे? 100% में से घटा दो. अबे टोटल तो 100% होता है. 100% में से इतने परसेंट शादीशुदा हैं. तो भैया बिना शादी के कितने हैं? इसको घटाओ तो 100 में से घटाएंगे तो 69.45% आएगा. और ये उत्तर है. बहुत ही सुंदर सवाल है. अब मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आ गया 400 700. टोटल एडल्ट कितने होंगे? 400 प्लस 700 1100. आदमी कितने शादीशुदा है? 42%. तो 400 का 42%, 168 आदमियों की शादी हुई है, 168 औरतों की शादी हुई है. 700 का 24%, 168 औरतों की शादी हुई है. 168 आदमी, 168 औरत. निकालने की जरूरत नहीं थी अलग अलग वैसे. तो टोटल कितने लोग शादीशुदा है? 2 into 168. 1100 में से इतने लोग शादीशुदा है तो परसेंटेज में 30.55. बाकी अविवाहित कितने? 100 में से घटा दो. कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा. आगे बढ़ो. सवाल नंबर 27. नेक्स्ट. बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने आ चुका है. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जाम. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सवाल में दे रखा है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 है. द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800 इन ए ईयर विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल बाय 8%. एक साल में आदमी की पॉपुलेशन वो 8% बढ़ गई, फीमेल पॉपुलेशन 5% बढ़ गई और गांव की पॉपुलेशन बढ़ के 10,458 हो गई. मतलब पहले 9800 थी, अब 10,458 हो गई. तो आप बताइए, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीज. इंक्रीज होने से पहले गांव में कितने मेल थे? आनंद कह रहे हैं एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस. एलिगेशन इज कचरा मेथड फॉर दिस. मैं आपको बता रहा हूं, इस सवाल को करने का, ऐसे हर एक सवाल को करने का बेस्ट तरीका है परसेंटेज ब्रेक मेथड. परसेंटेज को ब्रेक करना सीखे, थोड़ा पेशेंस रखो, आपको समझ में आएगा. परसेंटेज ब्रेक मेथड सभी लोग ढंग से समझिएगा. एक गांव की जनसंख्या 9800 थी. इसका मतलब क्या है कि मेल प्लस फीमेल टोटल मिलाकर कितने हैं गांव में? 9800 लोग हैं. मेल प्लस फीमेल मिलाकर टोटल कितने हैं? 9800 लोग हैं. परसेंटेज ब्रेक मेथड बोलो या डिवीजन बोलो, यूजर एक ही बात है. हुआ क्या? एक साल में आदमी जो मेल है, मेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 8%. फीमेल पॉपुलेशन जितनी पहले थी उससे 5% बढ़ गई. फीमेल पॉपुलेशन जितनी थी उससे 5% बढ़ गई और गांव की जनसंख्या बढ़ गई 10,458. गांव की जनसंख्या 98 से 10,458 होगी. तो कितनी बढ़ी है? 200 और 458. गांव की जनसंख्या बढ़ी है 658. गांव की जनसंख्या बढ़ी है 658. गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 658. आप एक बात समझो, ये 8% है, 5% है. आपसे पूछा गांव में पहले आदमी कितने थे? क्या 8% को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 5% प्लस 3%? क्या 8% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता 5% प्लस 3%? बोलो हाँ लिख सकते हैं. 5% प्लस 3% लिख सकते हैं. मैंने आपको कल ही समझाया, एक घंटा भर लेके, कि गांव में आदमी, अगर गांव में मैन 5% बढ़ जाए, औरत 5% बढ़ जाए, मेल भी 5% बढ़ जाए, फीमेल भी 5% बढ़ जाए, आदमी भी 5% बढ़ जाए, फीमेल भी 5% बढ़ जाए, तो गांव की ओवर पॉपुलेशन भी 5% बढ़ जाएगी. गांव की कुल जनसंख्या भी 5% बढ़ जाएगी. तो 9800 गांव की जनसंख्या है.
है 5%, 9800 का 5% कितना होता है जी? 10%, 980, तो 5% आधा 490, तो गांव की जनसंख्या 490 बढ़ जाएगी। अगर आदमी भी 5% बढ़ेगा, औरत भी 5% बढ़ेगी, तो गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 5%। तो 9800 का 5% गांव की जनसंख्या बढ़नी चाहिए 490। पर एक्चुअल में गांव की पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? गांव की पॉपुलेशन बढ़ी है 658। गांव की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 658। गांव की पॉपुलेशन कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है? 8, 15 में से 9 गया 6, 168। गांव की पॉपुलेशन कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है? 168। 168 पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है गांव की। ये 168 एक्स्ट्रा कहां से आया? ये 168 एक्स्ट्रा कहां से आया? कहां से आया 168 एक्स्ट्रा? ये 168 एक्स्ट्रा कहां से आया? अरे बोल दो, चीख चीख के बोलते क्यों नहीं भैया? ये जो मेल है ना, ये 5% ना बढ़ के 8% बढ़े, यानी कि जो मेल पॉपुलेशन है ना, ये मेल पॉपुलेशन जो एक्स्ट्रा 3% बढ़ी है ना, यानी कि मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 के बराबर है। मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 के बराबर है। ये जो मेल पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है ना, वही 168 है। मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 है। तो मेल पॉपुलेशन का 1% कितना होगा? मेल पॉपुलेशन का 1% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 5 15, 3 6 18 56। मेल पॉपुलेशन का 3% 168, तो मेल पॉपुलेशन का 1% 56। तो मेल पॉपुलेशन का 100% कितना आ जाएगा जी? 5600, यानी कि 5600 मेल पॉपुलेशन का 100% है। किसी संख्या का 100% मतलब खुद वो संख्या, तो मेल पॉपुलेशन का 100% 5600, यानी कि मेल कितने गांव में? तो गांव में मेल है भैया मेरे 5600। तो गांव में इनिशियल थे 100% 5600, अब बढ़ के कितने हो गए? 108%। अरे क्लियर है? तो ये इनिशियल वैल्यू आएगी 100%, इनिशियल वैल्यू बढ़े 8, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी मेल की 108%। मैंने मेल पॉपुलेशन का 100% निकाला 5600। तो गांव में स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 5600 आदमी थे, और ये पूछा है बी ऑप्शन। रघु क्या है? 490, 9800 का 5%, 9800 का 5% है 490, 5% मेल बढ़े 5% फीमेल बढ़े, तो भैया पॉपुलेशन भी 5% बढ़ेगी। 9800 का 5% कितना होता है? 9800 का 5% कितना होता है? 490 ही तो होता है। तो 490 बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ी है 658, कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है? 168। 168 जो है मेल का 3% है, 100% पूछा है। गलत करो रघु आप। रेशियो से कैसे होगा? रेशियो ही तो है ये। हर सवाल रेशियो से थोड़ा होगा, हर सवाल परसेंटेज से थोड़ा होगा। 5600 मेल आया। अगर फीमेल पूछता तो टोटल 9800 तो 4200 आ जाता। 9800 में से 5600 घटा तो 4200। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये बताइए। केवल कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे एलिगेशन से, केवल कैलकुलेशन। एनटीपीसी में आया था, बिल्कुल आएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटीज 9500। एक सिटी की टोटल पॉपुलेशन 9500 है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सिटी में मेल है और फीमेल भी है। मेल प्लस फीमेल सिटी में कितने हैं? तो आप कहोगे सर जी 9500 है, 9500 है, 9500 लोग हैं शहर में। मेल पॉपुलेशन 14.2% बढ़ गई। मेल पॉपुलेशन 14.2% बढ़ गई। मेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 14.2%। फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 17.7। फीमेल पॉपुलेशन 17.7% बढ़ गई। फीमेल पॉपुलेशन बढ़ी 17.7%। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिकम्स 11003। टाउन की टोटल पॉपुलेशन बढ़ के 11003 होगी। तो 9500 से बढ़ के टोटल पॉपुलेशन 11003 हो गई। अगर आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 15% लड़के हैं, टोटल फीमेल पॉपुलेशन में 18% गर्ल्स हैं, तो बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बताओ। आंसर जो भी आने वाला है 3 का मल्टीपल होगा। ना ये ऑप्शन है, ना ये, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, और ये उत्तर होगा। ये होगा डायरेक्ट। सवाल में रखा कि गांव में जितने भी मेल है शहर में, उसमें मेल पॉपुलेशन का 15% लड़के, तो ये लड़के हो गए। मेल में 15% लड़के, जो फीमेल है, फीमेल में 18% गर्ल्स हैं। तो आपसे बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस पूछा। जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे, देखिए मेल और फीमेल इंटीजर होता है, मेल और फीमेल इंटीजर होता है। इस गांव में 100 है, 200 है, 300 है, दशमलव या फ्रैक्शन में नहीं होता। आप बताओ 15 में भी 3 छुपा है, 18 में भी 3 छुपा है, तो ये पूरी संख्या 3 का मल्टीपल होगी ना। और एक ही ऑप्शन ऐसा जो 3 का मल्टीपल है। समझ में आया ना? 15 में भी 3 है, 18 में भी 3 है, पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। मेल पॉपुलेशन बढ़ी 14.2%, फीमेल बढ़ी 17.7%। तो क्या 17.7 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 14.2%, 14.2% प्लस 3.5% लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखेंगे। शहर की जनसंख्या 9500 से बढ़कर 11003 होगी, तो कितनी बढ़ी है? 500, 1000, 1503। जनसंख्या बढ़ी है 1503। शहर की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 1503 बढ़ी है, 1503। ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं, अगर किसी गांव में, अगर किसी शहर में मेल भी 14.2% बढ़े, फीमेल भी 14.2% बढ़े, तो ओवरऑल जनसंख्या भी 14.2% बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अगर मेल भी 14.28% बढ़े, फीमेल भी 14.28% बढ़े, तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी 14.28% बढ़ेगी ना। तो 9500 का 14.28% कितना होता है? बताइए भैया, बोलो, एनी प्रॉब्लम? तो 9500 का 14.28 देखिए, 9500 का 10% 950, 4% निकालोगे तो 360, और 4 पंजे 20, 380, और 0.2% निकालोगे तो ये तुम्हारा 4% है, 2% निकालोगे तो 38, और 0.2 निकालोगे, सॉरी 4% है तो 2% निकालोगे तो आप 190.19 ये आ जाएगा। 9 8 1 9 5 14 का 4 9 1 10 3 13 1349 1349। ये पहले मैंने क्या करा? पहले मैंने 10% निकाला, फिर 4% निकाला, फिर 0.2% निकाला, जोड़ लिया 1349। ऐसे होता है। यानी कि अगर मेल भी 14.2% बढ़े, फीमेल भी 14.2% बढ़े, तो शहर की पॉपुलेशन भी 9500 का 14.2% 1349 आया था ना, 1349 बढ़नी चाहिए। पर शहर की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए 1349, बढ़ी कितनी है? 1503। तो शहर की पॉपुलेशन कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी? एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी? 13 में से 9 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 154। तो शहर की पॉपुलेशन 154 एक्स्ट्रा बढ़ी है। ये 154 कहां से आया? ये 154 कहां से आया? तो क्या आपको इस विषय में जानकारी नहीं है कि भैया ये बताइए कि ये तो 14.2% बढ़े हैं, ये एक्चुअल में 17.5% बढ़े थे। फीमेल पॉपुलेशन 3.5% एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो फीमेल पॉपुलेशन का 3.5% ही 154 है।
फीमेल पॉपुलेशन का 3.5% ही 154 है। फीमेल पॉपुलेशन का 3.5% ही 154 है। तो अगर फीमेल पॉपुलेशन का 3.5% 154 है, 3.5% अगर 154 है, तो आप बताइए फीमेल पॉपुलेशन का 100% कितना होगा? 100% निकालेंगे यहां से, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14, 4400। तो फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगी दोस्तों 4400। फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगी दोस्तों 4400। क्या इसमें कोई तकलीफ है? फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगी 4400। तो शहर की जो जनसंख्या है इनिशियली फीमेल कितनी थी? 4400। तो फीमेल निकाली हमने 4400। तो मेल कितने आ जाएंगे दोस्तों? 5100। 5100 और 4400 95 होता है ना। 3.5% 154 है, तो 100% 4400 आ जाएगा। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आपसे पूछा है तो मेल 5100 का 15% कितना हो जाएगा? 765। फीमेल 4400 का 18% कितना हो जाएगा? 720। और ये 15 हो जाए, 15 5 75 हो रही है, 18% निकालोगे तो 18 72 720, और ये 72, 720 और 72 792। डिफरेंस पूछा ना, ये भी डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 27। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे।